दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने मैथ मनोरंजन चैनल पर। दोस्तों आज एक कहानी लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी जो एक किसान परिवार की है और यह सत्य घटना पर आधारित है। थोड़े बहुत पात्रों के नाम इधर उधर जरूर बदल दिए गए हैं और गाँव है, पात्र है, इस तरह के बदले गए हैं, परंतु यह कहानी पूर्णतः सत्य है और बाकायदा रिसर्च करने के बाद ही ये कहानी हमने लिखा है। कहानी पढ़िए और इसमें एक नाम आएगा आपका कृष्णानंद। तो कहीं कहीं इनका नाम कृष्णानंद है और कहीं पर आगे चल करके इनका नाम कृष्णकांत कर दिया गया, क्योंकि ये दो नाम हैं उनके, दो नाम थे। तो कुछ कहानी में शुरुआत में तो कृष्णानंद मिलेंगे और बाद में यही नाम कृष्णकांत के नाम से, और ये दोनों नाम उन्हीं के हैं। तो कहानी है, एक उत्तर प्रदेश में एक जिला है और जिले से मतलब जिला तो है ही है, बहुत सारे जिला हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक जिला मुख्यालय से थोड़ा दूर सुदूर, मतलब एक गांव है थोड़ा दूर, बनी ठनी गांव में कृष्णानंद एक किसान है, छोटे किसान हैं। इनके पास थोड़ी सी जमीन है जिस पर यह अत्यंत कठिन परिश्रम करके अपने परिवार को चलाते हैं। कृष्णानंद अत्यधिक परिश्रमी हैं, अपना सारा परिश्रम अपनी ही जमीन पर करते हैं, परंतु उस जमीन पर इतनी ही पैदावारी कर पाते हैं कि परिवार की सामान्य व मूलभूत आवश्यकताएं मुश्किल से पूर्ण हो पाती हैं। कृष्णानंद का बड़ा बेटा अब अपर प्राइमरी पढ़ चुका था। आगे की पढ़ाई के लिए कृष्णानंद अपने बड़े बेटे को शहर भेजकर पढ़ाना चाहते थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि अपने बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज सकें। बड़ा बेटा अपने पिता की समस्याओं को समझता था, इसलिए अपने पिताजी से उसने स्वयं कहा कि शहर जाकर मैं कोई काम कर लूंगा और स्वयं की पढ़ाई भी कर लूंगा। बेटे की बात मानकर कृष्णकांत, यहाँ पर कृष्णकांत हो गया क्योंकि ये कृष्णानंद ही का नाम है कृष्णकांत, और आगे आपको कृष्णानंद का नाम कृष्णकांत के नाम से ही मिलेगा। तो कृष्णकांत ने बेटे को शहर भेज दिया। शहर पहुंचकर बड़ा बेटा छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल लेता था। धीरे धीरे बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई के खर्च से अधिक की कमाई करने लगा। तब अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल कर बाकी जो बचता उसे अपने पिताजी को देना शुरू कर दिया। अब बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की आर्थिक सहायता भी करने लगा। अब कृष्णकांत बहुत खुश थे। समय बीतने के साथ साथ बड़े बेटे ने अपने पिताजी की सभी जिम्मेदारियों को उठाने लगा। बड़ा बेटा जो था अपने पिताजी की सभी जिम्मेदारियों को उठाने लगा। अब कृष्णकांत भी अपने आप को बहुत खुशनसीब समझने लगे। अब उनकी किसानी भी चमकने लगी थी, क्योंकि खेती करने में बहुत सारा पैसा लगता है। जो पहले आर्थिक समस्याएं आती थी, उन समस्याओं का निराकरण बड़ा बेटा करने लगा। यानी खेती करने में जो खर्चे लगते हैं वो खर्चा उनका बड़ा बेटा उठाने लगा। तो अब उनकी किसानी भी चमकने लगी। अब बड़ा बेटा अपने माता पिता व भाई बहनों की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने लगा। अब कृष्णकांत के परिवार की आर्थिक स्थिति और समाज में कृष्णकांत का रुतबा सुखमय व सम्मानजनक हो गया था। कृष्णकांत ने अपने बड़े बेटे पर सबसे छोटे बेटे की पढ़ाई लिखाई से लेकर के सभी जिम्मेदारियों को उठाने का निर्देश भी दे दिया। बड़ा बेटा जो उनका बड़े बेटे ने अपने पिताजी के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया और पिताजी की सभी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ उठाया और लगातार उसे उठाता रहा। कुछ समय बाद बड़े बेटे का विवाह संपन्न हो गया और वह शहर में ही रहने लगा, परंतु पिताजी की किसी भी जिम्मेदारी से कभी अलग नहीं हुआ। वह अपने पिताजी की आर्थिक व सामाजिक जिम्मेदारियों का वहन करता रहा। आर्थिक और सामाजिक का अर्थ मतलब यह है कि जो भी आर्थिक सहायता पिताजी चाहते थे वो सब बड़ा बेटा पूरा करता था, और सामाजिक मतलब कहीं आना जाना या किसी रिश्तेदारी में जाना, रिश्तेदारियों की जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें उठाना, सब बड़ा बेटा पूरी जिम्मेदारी के साथ करता रहा। कृष्णकांत का छोटा बेटा अपने बड़े भाई की अनुपस्थिति में अपने बड़े भाई की पत्नी को अमर्यादित शब्द कहता। ये बहुत दिनों की बात है जब साथ में दोनों रहते थे और बड़े भाई का विवाह हो गया था। तो कृष्णकांत का छोटा बेटा भी अपने बड़े भाई के साथ ही रहता था शहर में, क्योंकि उसको छोटे भाई को कृष्णकांत के बड़े बेटे ने पढ़ाया लिखाया और उसको पढ़ाने लिखाने के लिए पिताजी ने कहा ही था। तो बड़ा बेटा उनको अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया और अच्छे से उसको रखा अपने पास। लेकिन वो थोड़ा सा उसकी मानसिक विकृतियाँ ऐसी थी कि वो जब मतलब लड़ाने झगाने में ज़्यादा रहता था। तो कृष्णकांत का जो छोटा बेटा है अपने बड़े भाई की अनुपस्थिति में, जब बड़ा भाई घर पर रहता था उस समय तो कुछ नहीं, परंतु जब अनुपस्थित रहता था तो अपने भाई की पत्नी जो थी उसको अमर्यादित शब्द कहता रहता था। उल्टी सीधी अपशब्द कहना और अमर्यादित शब्द कहना उसकी दिनचर्या बन गई थी। तब बड़े भाई की पत्नी अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने पति के छोटे भाई को कुछ उल्टा सीधा जरूर कहती थी। जब आप किसी को कुछ कहोगे
तो कब तक बर्दाश्त करेगा। यही साथ बड़े भाई की पत्नी के साथ भी हुआ कि कई बार ये कहता था और उसका जवाब 2-4 बार तो इग्नोर करती थी, लेकिन उसके बाद कुछ ज़रूर कहती थी जवाब में। जब बड़े भाई की पत्नी कुछ उल्टा सीधा कहती थी तो किसकान का जो छोटा बेटा था अपनी भाभी द्वारा कही गई उल्टी सीधी बातों को चुपके से रिकॉर्ड कर लेता था मोबाइल में। और रिकॉर्ड जब वो करता था तब वो स्वयं नहीं बोलता था, वो पहले जैसे अंडरस्टैंड कह दिया, उल्टा सीधा बोल दिया। अब जानता था कि कई बार कहूँगा तो भी ये भी बोलेंगी, और इसीलिए वो पहले जितना उल्टा सीधा जो भी अमर्यादित शब्द कहना अपनी भाभी को कह जाता था, और जब उसकी भाभी उसको कुछ कहती थी तो उस समय स्वयं चुप हो जाता था और उस बात को बहुत चुपके से रिकॉर्ड करता था। कभी कभी तो उस रिकॉर्ड को डायरेक्ट गांव पे ही मिला देता था फ़ोन, और अपने यहाँ अपनी भाभी की जो उल्टी सीधी बातें होती थी पिताजी को या परिवार के सभी सदस्यों को सुनाता था, और कभी कभी उस बात को रिकॉर्ड कर लेता था और बाद में अपने परिवार के सदस्यों को सुनाता था। और यह बात ना तो बड़े भाई की पत्नी जान पाई और ना ही बड़ा बेटा जान पाया। कृष्णकांत का छोटा बेटा कई बार ऐसे रिकॉर्ड करके चुपके से रिकॉर्ड करके परिवार के अन्य सदस्यों को सुनाता था। और रिकॉर्ड ऐसे ही करता था कि अपना जब कई बार कहता था उल्टा सीधा तो वो जानता था कि अब कहेंगे ही, और जब ये कहेंगी तो उसको रिकॉर्ड कर लेता था और बाद में गाँव पे सुनाता था। इस प्रकार धीरे धीरे बड़े बेटे की पत्नी को परिवार में सबसे बुरी औरत की संज्ञा दिलवाती। परिवार वालों की नज़र में बड़े भाई की पत्नी को सबसे बुरी औरत बना दिया, साथ में बड़े भाई को भी बुरा बना दिया। उनको बुरा भाई इस तरह कि वो घर पर कहता था कि गांव पे अपने पिताजी और भाई बहनों में सबसे बताता रहता था कि भाभी बहुत दुष्ट हैं और उनकी सोच गंदी है, और इतना कुछ हमको कहती है लेकिन भैया उनको कोई सज़ा नहीं देते, उन्हें मारते नहीं हैं, पीटते नहीं हैं। तो ये अपने बड़े भाई और भाभी को धीरे धीरे परिवार में सबसे बुरा बना दिया। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की धूर्तता से अनभिज्ञ परिवार की सभी जिम्मेदारियों को उठाता हुआ परिवार को और आगे लाने की कल्पना में दिन रात मेहनत करता रहता। कल्पना मतलब बड़ा भाई की सोच अलग थी, वो सोचता था एक संयुक्त परिवार की तरह सभी लोग रहेंगे और रह रहे हैं, और वो ये नहीं सोचता था कि ये छोटा ये बड़ा ये अलग ये कुछ नहीं, सब बिल्कुल एक साथ पूरे परिवार को लेकर चलना बड़े भाई की एक कल्पना थी। एक संयुक्त परिवार होगा और छोटा परिवार होगा, सब लोग एक साथ रहेंगे, आनंद आएगा। लेकिन बड़ा भाई अपने छोटे भाई की धूर्तता से अनभिज्ञ परिवार की सभी जिम्मेदारियों को उठाता हुआ परिवार को आगे लाने की कल्पना में दिन रात मेहनत और परिश्रम करता रहा। समय बीतने के साथ साथ कृष्णकांत की पत्नी यानी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, और कुछ समय यानी बच्चों की माँ, बड़े भाई या छोटे भाई या भाई बहन जो भी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, और कुछ समय पश्चात छोटे बेटे का भी विवाह हो गया। अब कृष्णकांत का बेटा नियमित सुबह शहर आ जाता, दिन भर शहर में व्यतीत करता, और शाम व्यतीत करने के पश्चात शाम को गांव से शहर से गांव चला जाता। उसकी डेली की यही दिनचर्या होती थी, और छोटे बेटे की पत्नी और पिताश्री यानी कृष्णकांत गांव पे रहते थे, और ये छोटा बेटा दिन भर घर यहाँ शहर आ जाता था और यहीं रहता था, और शाम को गांव वापस चला जाता था। समय बीतता रहा। अब कृष्णकांत को पता नहीं ऐसा क्या मिल गया धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ कि उन्होंने अपने बड़े बेटे से मुंह फेर लिया। यहाँ तक कि जो थोड़ी जमीन कृष्णकांत के पास थी वह भी पूरी तरह से अपने छोटे बेटे को दे दिया है। इस घटना से बड़ा बेटा डिप्रेशन में चला गया। मतलब बड़े बेटे को समझ में ही नहीं आया कि हमने तो अब तक के अपनी जान में अपनी जानकारी में कोई गलती नहीं की, फिर भी कोई गलती हो तो बताएं। लेकिन इस घटना से बड़ा बेटा डिप्रेशन में चला गया और उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह जैसी लाइलाज बीमारी का मरीज बन बैठा। बड़े बेटे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसका अपराध क्या है, और वो कई समस्याओं से जूझता हुआ मधुमेह जैसी बीमारी और उच्च रक्तचाप का बीमारी डिप्रेशन की वजह से उसे हो गई। बड़ा बेटा यह सोच रहा है कि मैंने पिताजी के सभी आदेशों का पालन किया, उनकी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ उठाया भी, और वो सब कुछ किया जो पिताजी ने बताया। फिर पिताजी ने मुझसे मुंह क्यों फेरा। बड़ा बेटा जब अपने पिताजी श्री कृष्णकांत जी से पूछता कि पिताजी बताइए मेरा अपराध क्या है, मेरी गलती क्या है, तब पिताजी भी कहते कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर बड़ा बेटा पूछता कि तो मुझे दंड किस बात का मिला है, इस बात पर भी पिताजी चुप रह जाते थे। आप भी जब पूछता है बड़ा बेटा तो वो चुप रहते हैं और कहते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर भी बड़ा बेटा अपराध किस बात को उसको सजा मिली है ये सोच सोच कर परेशान रहता है। बहुत सी बातों में अब कृष्णकांत असत्य वचन का सहारा लेते हैं, क्योंकि बड़े बेटे को ऐसा कई बार लगा कि वो अपने पिताजी की बातों को, जब उसको लगा कि पिताजी कुछ असत्य वचन बोलते हैं तो पिताजी की बातों को लिख कर रखने लगा। फिर पुनः जब उस पर चर्चा हुई तो कृष्णकांत अपनी ही कही बातों से मुकर गए। यह बहुत बड़ा कारण है कि कृष्णकांत का बड़ा बेटा सोचता है कि पिताजी को ऐसा क्या मिल गया कि हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते थे, वही पिताजी आज किसी असत्य को प्रमाणित करने के लिए फिर एक और असत्य वचन का सहारा लेते हैं।
सोचने का विषय भी है ये कि जो व्यक्ति हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता था, आज ऐसी कौन सी चीज़ उसे मिल गई कि असत्य वचन को प्रमाणित करने के लिए और एक असत्य वचन का सहारा उसे लेना पड़ रहा है। अब तो कई बार कृष्णकांत अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू पर मिथ्या आरोप लगाते हैं, जो वास्तव में कभी हुआ ही नहीं है, और अपने उस बात को प्रमाणित करने के लिए फिर एक और असत्य वचन का सहारा लेते हैं। इन तमाम मानसिक संघर्षों के साथ कृष्णकांत का बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को समझाता है कि ईश्वर सब देख रहे हैं। वो अपने ढांढस बंधाता है, और सत्य भी है कि आपके कर्मों को ईश्वर तो देख ही रहा है। आप यहाँ किसी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते। समझाता है अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को कि परेशान मत हो, ईश्वर सब देख रहे हैं। क्योंकि वो अपनी पत्नी को ये भी समझाता है, गीता का सार जैसे लिखा हुआ है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हम सभी, और ये सही भी है, हम सबसे ये कहते हैं कि हम सभी अपना कर्म करते रहें, हम सभी अच्छा कर्म करेंगे तो ईश्वर हम सबके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। अगर जो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। इसी के साथ जब भी पिताश्री को लगेगा, वो अपनी पत्नी वगैरह को समझाता है, बच्चों को समझाता है, बड़ा बेटा, कि जब भी पिताश्री को लगेगा कि उन्होंने अपने बड़े बेटे के साथ अन्याय किया है तो उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि वह भली भांति जानते हैं कि जो कल किसी और का था आज वह किसी और का है, या आज उनका है और कल फिर किसी और का होगा। इस धरती से अपने साथ कोई कुछ लेकर ना जा सका, ना ले गया है और ना ले जा सकेगा। ये दुनिया के सभी प्राणी जानते हैं। वह ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो ये न जानता हो कि मानव का जन्म खाली हाथ हुआ था और इस धरती से खाली हाथ ही जाना है। आपका मान सम्मान धन दौलत सब यहीं रह जाना है। एक दिमागी खुजली कहानी में भी 2 लाइन बाकी है, उससे पहले आपको एक प्रश्न भी दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके बताएं। एक चींटी 2 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करती है। पहले मिनट में 30 सेंटीमीटर ऊपर तक जाती है और अगले ही मिनट 10 सेंटीमीटर नीचे लुढ़क जाती है। यदि इसी दर से चींटी चढ़ने का प्रयास करती रहे तो कितने मिनट पश्चात चींटी खंभे की शीर्ष पर पहुंचेगी। तो फिर आगे की बात एक छोटी सी कविता टाइप में, और ये किसी की कविताएं हैं लेकिन संग्रह की गई हैं। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाना है, जो भी कमाया हमने यही दे के जाना है, यही दे के जाना है। कर्म से ही याद किए जाएंगे, कर्म ही परिणाम भी दिलाएंगे। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई बैठ विमान पर गया, कोई बंद कर गया जंजीर। ये दुनिया का नियम है कि खाली हाथ हम आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जो भी आज हमने या हम सब ने यहाँ कमाया है, जो भी कमा रहे हैं, यहीं दे के जाना है, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। और हमारे कर्म से ही हमको याद किया जाएगा, कर्म ही हमको यहाँ के परिणाम दिलाएंगे। और ये भी सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और अपने कर्मों के अनुसार ही लोग, कोई बैठ विमान पर गया, कोई बंद कर गया जंजीर। अपने कर्मों के अनुसार लोगों की मृत्यु भी निश्चित है। और ये प्रश्न हमने इससे पहले वाली वीडियो में पूछा था, उसी का हल है। प्रश्न था कि 4 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 4 की पावर 3। ये 4 की पावर 3 नहीं था, 64 था, तो 64 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 3। और दूसरा था 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2 की पावर 7। ये था 128, यानी 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम ऐसा हो जाता है। इस तरह आप देखते हैं कि जब दोनों के बेस इक्वल हो गए तो आधार एक है, यानी x प्लस 2 इक्वल x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 7। अब दोनों समीकरण हम जोड़ेंगे तो 3x यानी y तो कट जाएगा, 3x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/3। अब x का मान समीकरण किसी एक समीकरण में हमने 3 में रखकर आपको दिखा दिया कि x के स्थान पे 10/3 प्लस y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 माइनस 10/3 ट्रांसपोर्ट करेंगे, दाएं से बाएं ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 10/3, यानी 9 माइनस 10/3, यानी -1/3। इस प्रकार x का मान 10/3 एंड y का मान -1/3। ये उस प्रश्न का हल था जिसके पिछली वाली वीडियो में था। और आज इस वीडियो में जो प्रश्न हमने पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर अगली वीडियो में हम देंगे। आप लोग इसका सोल्यूशन कमेंट करके जरूर बताएं जो हमने ये प्रश्न किया हुआ है। एक चींटी 2 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने का प्रयास करती है, पहले मिनट में 30 सेंटीमीटर ऊपर तक जाती है और अगले मिनट ही 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लुढ़क जाती है। यदि इसी दर से चींटी चढ़ने का प्रयास करती रहे तो कितने मिनट बाद चींटी खंभे के शीर्ष पर पहुंचेगी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दें। और ये हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं,
यानी रेक्टेंगल मतलब आयत, स्क्वायर मतलब वर्गाकार, चक्र या वृत्त, सर्किल हो गया, सेमी सर्किल आधा अर्धचक्र, त्रिकोण मतलब त्रिकोण, ओवल मतलब अंडाकार जो हो, रोहम्बस मतलब विषम कोण जिसके कोण एक समान न हो, पेंटागन यानी पंचभुज, हेक्सागन यानी षटभुज, हेप्टागन मतलब सात भुज, ऑक्टागन मतलब अष्टभुज और डेकागन मतलब 10 भुज। शंकु कोण शंकु कहते हैं, क्यूब घन कहते हैं, सिलेंडर बेलनाकार, हेर्ट हृदयाकार, स्टार तारा, पिरामिड मतलब सूच्याकार, और ऑक्टाहेड्रॉन ऑक्टाहेड्रॉन होता है अष्टफलक, और डायमंड होता है त्रियगवर्ग। इस तरह आपने पूरी वीडियो धैर्य के साथ देखी, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।